हेलो बच्चों, आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर में जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण पढ़ेंगे। यानी कि अब वर्तमान में, पहले बहुत ही जाति में ऊंच नीच वगैरह सब भावना थी, लेकिन आज की तारीख में देखें या आज के टाइम में देखें तो जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए और किसके कारण ये परिवर्तन आए, कहाँ से पाश्चात्य दर्शन में क्या था और वर्तमान तक कैसे ये परिवर्तन आया, उसके बारे में पढ़ेंगे। जाति व्यवस्था प्रथा का वह रूप नहीं है जो कि पहले था। आज वास्तव में आज जाति प्रथा धीरे धीरे परिवर्तित हो गई है। तो पहला है पॉइंट, पाश्चात्य दर्शन। यानी पाश्चात्य दर्शन द्वारा कैसे जाति व्यवस्था में परिवर्तन आया। पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव भारतीय लोगों पर ब्रिटिश काल से ही प्रारंभ हो गया था। ब्रिटिश मिशनरी के प्रभाव में भारतीय जनता विशेष रूप से निम्न स्तर की जातियां अधिक आई, क्योंकि वे अपने स्थिति से तथा उन पर लगाए गए प्रतिबंधों से संतुष्ट नहीं थे। पश्चिमी सभ्यता ने भारतीय शिक्षित वर्ग में विभिन्न प्रकार के समाज सुधार के आंदोलनों जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज के विचारों को पैदा किया, जिसके परिणाम स्वरूप आंदोलन का कार्य ये भी रहा कि समाज में फैली कुरीतियां को समाप्त करे, यानी जो रूढ़िवादी है वो समाप्त होनी चाहिए। तो ये जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने के पहला कारण बताया है पाश्चात्य दर्शन। दूसरा कारण बताया है बच्चों औद्योगिकरण। औद्योगिकरण मानव जाति के इतिहास से यह विदित होता है कि जब कभी भी समाज में औद्योगिकरण की प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है तो समाज में अधिकांश रूप से धार्मिक कुरीतियां, अंधविश्वासों और संपूर्ण जीवन के परंपरागत ढंगों से मूलभूत परिवर्तन हुआ करते हैं। मनुष्य की तार्किक शक्ति बढ़ने के फलस्वरूप ही इस काल का प्रारंभ होता है। भारत में औद्योगिकरण लगभग 20वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। परिणाम स्वरूप समाज में बड़े बड़े उद्योगों का विकास हुआ, बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ और सभी जाति व वर्ग के लोगों को कार्य करने की नई नई सुविधा प्राप्त हुई और नई नई सुविधा प्राप्त होने पर एक साथ मिलकर लोग कार्य करने लगे। पहले कर्म के हिसाब से जो कार्य करता था उसके हिसाब से जाति होती थी, अब कोई फिक्स नहीं है, कोई भी जाति कैसा भी कार्य कर सकता है। तो वर्तमान की देखें या परिवर्तन के कारण औद्योगिकरण भी है कि औद्योगिकरण के कारण लोग गांवों से शहरीकरण की ओर रोजगार के लिए गए और वहां उन्होंने जाति का कोई भेदभाव रखा ही नहीं। इस तरीके से जाति व्यवस्था के परिवर्तन के कारण औद्योगिकरण भी रहा है। तीसरा पॉइंट है बच्चों शिक्षा का प्रचार। शिक्षा का प्रचार इसमें है वैदिक भारत में भी समाज के कुछ गिने चुने व्यक्तियों को पढ़ने और पढ़ाने की सुविधा थी। यानी वैदिक काल में उस समय ब्राह्मण और उस समय जैसे कि वैदिक काल में ब्राह्मण लोगों का ही शिक्षा पर आधिपत्य था। संस्कृत भाषा का प्रचलन अधिक था। अधिकांश जनता अशिक्षित थी और पुराने विचारों में रुचि रखती थी। साथ ही साथ अंधविश्वासों को बढ़ावा भी दिया जाता था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में शिक्षा का प्रचार हुआ। समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को शिक्षा की सुविधा प्राप्त होने लग गई। शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई और लोगों ने अपने चारों ओर के वातावरण को जाना और उसके संबंध में तार्किक ज्ञान रखना प्रारंभ किया। फलस्वरूप अधिकांश लोगों की दृष्टि
उस समय समाज में फैली हुई सामाजिक कुरीतियों की ओर थी। लोगों के परंपरागत व्यवसायों को अवहेलना की दृष्टि से देखते थे। लेकिन जैसे ही 20वीं सदी में शिक्षा का प्रचार हुआ, महिला शिक्षा का भी बढ़ावा हुआ, तो शिक्षा के कारण यह पाया गया कि कोई जाति ऊपर और नीचे नहीं कही जा सकती है। जाति जाति होती है, इंसान के नाते हम एक इंसान है और हर जाति को कोई भी कार्य करने का अधिकार है, क्योंकि संविधान में सबको स्वतंत्रता प्रदान की है। तो स्वतंत्रता का अधिकार में शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार सबको दिया गया है। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके कारण भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन आए। चौथा पॉइंट है बच्चों, संयुक्त परिवार का विघटन। यह भी एक कारण रहा है, यानी संयुक्त परिवार का विघटन। संयुक्त परिवार यानी मम्मी पापा, चाचा चाची, बच्चे, मतलब जो बड़ा भाई छोटा भाई सभी साथ मिलकर रहते हैं, उसको कहते हैं संयुक्त परिवार। एकल परिवार जहाँ पे जो मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं, ये है एकल परिवार। तो जैसे जैसे वर्तमान में नई आधुनिकता आई, वैसे वैसे संयुक्त परिवार का विघटन होने लग गया, क्योंकि रोजगार के लिए लोग बाहर जाने लगे, शहरीकरण की ओर भागने लगे, औद्योगिकीकरण के कारण गांवों से बाहर जाने लगे, तो वहां से संयुक्त परिवार का विघटन हो गया। संयुक्त परिवार प्रणाली के अंतर्गत बच्चों को प्रारंभ से ही जाति, धर्म और परंपरागत व्यवस्थाओं के संबंध में परिवार के वृद्ध लोगों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। यानी ये जाति ऊंची जाति है, ये नीची जाति है, ये वृद्ध लोग जो थे वो सब शिक्षा बच्चों को दिया करते थे। अब व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व को समझने का अवसर मिला है। अब एकांकी परिवार में पुराने वृद्ध लोगों का प्रभाव नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप जाति व्यवस्था की दृढ़ता में कमी आई। यानी एकांकी परिवार हो गया तो वो जाति, वो जो छोटे बच्चे को जो भी सिखाते मम्मी पापा एकल परिवार में, वो सिर्फ पढ़ाई के बारे में, नई तकनीकी के बारे में और अच्छे व्यवहार के बारे में ये सब समझाते, लेकिन जाति का कोई बात है, ऊंच नीच की भावना कोई नहीं थी। एकाकी परिवार नहीं रखी 20वीं शताब्दी के बाद। पहले संयुक्त परिवार में ये सब रूढ़िवादी परंपरा चल रही थी, जो बूढ़े लोग या वृद्ध लोग उनको कहते थे। लेकिन जैसे ही संयुक्त परिवार का विघटन हुआ तो जाति व्यवस्था में भी परिवर्तन के कारण ये भी एक बन गया। इसलिए वर्तमान में संयुक्त परिवार का विघटन होने के कारण जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण बना। पांचवा पॉइंट है प्रजातांत्रिक आदर्श। प्रजातंत्र तो पता है आपको, लोकतंत्र। लोकतंत्र जनता का शासन, यानी लोगों द्वारा वोट देने पर अपने सरकार को चुनना और सरकार सारे कार्य करेगी। तो प्रजातंत्र के कारण भी जाति का और जाति व्यवस्था में परिवर्तन आया। जाति व्यवस्था एक प्रजातांत्रिक आदर्शों का प्रभाव मुख्यतः स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अधिक पड़ा है। जाति व्यवस्था के विचार और प्रजातांत्रिक विचार दोनों ही एक दूसरे के घोर विरोधी है। जाति व्यवस्था में जन्म, निम्न जातियों का शोषण, उच्च नीच और कट्टरता के विचार अधिक है, जबकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता के विचारों की बहुलता है। यानी न्याय, सबको सब समान मिलेगा, सबको मौलिक अधिकार दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष यानी सभी धर्म बराबर, देश के लिए कोई भी धर्म नहीं रहेगा, सभी धर्म को समान माना जाए, कोई ऊपर और नीचे धर्म नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष का अधिकार भी हमें दिया गया है। जैसे ही व्यक्तियों की रुचि प्रजातंत्र की ओर बढ़ने लगी, वैसे ही जाति व्यवस्था के विचारों में अधिकांश लोगों का विश्वास उठने लगा और प्रजातांत्रिक आदर्शों की दृष्टि से रुचि बनने लगी। यानी लोगों को पता है कि जाति के कारण अगर वोट मांगे तो वो उनकी विजय नहीं होगी, वो जीत नहीं पाएंगे। इसलिए प्रजातंत्र में सबको समान लेवल में वोटों का अधिकार दे दिया गया। अब दूसरों से नहीं रखे, ऊंची जाति नीची जाति करने लगे, तो फिर बाद में वो क्या करें, राजनीति के प्रति पीछे रह जाएंगे और वो
नेता वगैरह नहीं बन पाएंगे, कुछ बड़ा बड़ा पद हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रजातांत्रिक आदर्श के कारण जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण बने। छठा पॉइंट है स्वतंत्रता के आंदोलनों का प्रभाव। यानी स्वतंत्रता, जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तब आंदोलन हुए बहुत सारे। आंदोलन के कारण लोगों ने अपनी जाति की ऊंच नीच की भावना मिट गई और सभी एक होकर आंदोलन करने लग गए। भारत में जाति व्यवस्था को धीरे धीरे समाप्त करने में स्वतंत्रता आंदोलनों का भी कोई कम हाथ नहीं था। गांधी जी, तिलक, लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय इत्यादि क्रांतिकारी लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के धैर्य को लेकर सभी वर्णों और वर्गों के लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए कहा। फलस्वरूप सभी वर्ण और वर्ग के लोग अशिक्षित होने के कारण अपने परंपरागत विचारों और व्यवसायों को भूलकर नए विचारों, समानता और स्वतंत्रता के प्रवाह में बह गए। इस समय ये विचार भी अधिकांश लोगों में कूट कूट कर भरा या भर गया था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जातीय भेदभाव को छोड़कर सब लोगों को समानता के आधार पर मिलकर चलना चाहिए। लोग कारावासों में, सुधार शिविरों में, सत्याग्रहों में, हड़तालों में, यहाँ तक कि तोड़ फोड़ के कार्यों में भी मिलकर एक साथ करने लगे, खाना पीना करते थे। इस व्यावसायिक सहवास से अधिकांश लोगों के दिमागों में ये बात पैदा हुई कि बिना जाति पाति के सामान्य और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत हो सकता है। यानी कि ये सब देखा गया कि स्वतंत्रता आंदोलन के कारण हमें स्वतंत्र चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब मिलकर हम आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन करेंगे तो सब मिलके ही करेंगे। दो चार जने करेंगे तो अपनी अपनी जाति के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या होगा, जातिवाद हटेगा नहीं। तो सब मिलकर जुलूस वगैरह, हड़ताल वगैरह जो भी करना था सब मिलके करने लगे। तो उनको लगा कि सब मिलकर अगर करेंगे तो हमारा जीवन सुखी रहेंगे, हम स्वतंत्र हुए तो सुखी रहेंगे, नहीं तो जिंदगी भर अंग्रेजों की गुलामी करनी पड़ेगी। तो स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव के कारण जाति व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आया। 7वां पॉइंट है स्त्रियों की स्थिति में उन्नति। ये भी एक जाति व्यवस्था में परिवर्तन का कारण बना। जो महिलाएं थी उनकी स्थिति में आधुनिक काल में सुधार आया शिक्षा के कारण और कुरीतियां मिटने के कारण, रूढ़िवादी व्यवस्था हटने के कारण। तो स्त्रियों की स्थिति में सुधार में उन्नति में यदि हम ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करें तो प्राय ये देखने को मिलता है कि स्त्रियों में ही पवित्रता, ऊंच नीच और जातिगत भेदभावों के विचार अधिक पाए जाते थे। परिवार में भी स्त्रियां धर्म और प्राचीन परंपराओं के विरोधों की शिक्षा पुरुष और बच्चे दोनों ही को देते थे। ये कहना अनुचित न होगा कि सामाजिक जीवन में यदि स्त्री को पुरुषों ने अपने से ऊंचा स्थान दिया तो केवल धार्मिक कर्मकांडों और अंधविश्वासों को पूरा करने के क्षेत्र में ही दिया। आज के युग में ये बात नहीं है। स्त्री शिक्षा के प्रचार का लाभ उठाकर अपने को समझ गई और अब वह पुरुषों के समान स्वतंत्रता की मांग करती है। स्त्रियों की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लग गए। वह आज रोटी बनाने की मशीन न बनकर प्रशासकीय कार्य भी करती है, जॉब करती है, नौकरियां करती है, बड़े बड़े अधिकारी है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, सब बन गई महिला। तो ये सब परिवर्तन स्त्रियों की स्थिति में उन्नति आई शिक्षा के कारण। इसलिए स्त्रियों के मन में जो थी पुरुष प्रधादेश या पुरुष प्रधादेश, तो फिर भी अभी भी चल ही रहा है, थोड़ा बहुत और भी समय लगेगा बदलने में। फिर भी स्त्रियों की स्थिति में सुधार आया। उस समय काल, वैदिक काल का देखें और आज के समय का देखें बच्चों, तो स्त्रियों की स्थिति बहुत सुधार आया। पहले चार दीवार की वो घर का कार्य करना और बच्चों को संभालना, ये कार्य था स्त्रियों को, इसके अलावा कोई कार्य नहीं था। सारा फैसले वगैरह पुरुष लिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे स्त्रियों को
वर्तमान में 20वीं शताब्दी के बाद वर्तमान में, वैसे तो पहले भी पढ़ती थी लेकिन बाद में 20वीं शताब्दी में जैसे आजाद हो उसमें स्त्रियां और भी पढ़ने लग गई। तो शिक्षा के कारण स्त्रियों की स्थिति में सुधार आया और ये जाति व्यवस्था में परिवर्तन होने लग गया। स्त्रियों ने भी ठान लिया कि ये जो हमें दबा के रखते हैं या फिर गुलामी की तरह रखते हैं, ये हमारे लिए घातक है। हमें भी स्वतंत्रता मिली है, हमें संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए हम पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों को भी हम पढ़ा सकेंगे। तो समय बदला और अब तो ये है कि पति पत्नी दोनों मिलकर जॉब करते हैं और बच्चों को पालते हैं, दोनों साथ में काम भी करते हैं। तो ये है स्त्रियों की स्थिति में उन्नति आने के कारण जाति व्यवस्था में परिवर्तन आया। लास्ट पॉइंट है सामाजिक अधिनियम। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार की ओर से कुछ ऐसे अधिनियमों को पारित किया गया जिसके फलस्वरूप जाति व्यवस्था की सैद्धांतिक मान्यताओं को गहरा आघात पहुंचा। जैसे अस्पृश्यता अपराध नियम कब हुआ? 1955 में। फिर हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम, यह भी 1955 में। फिर है विशेष विवाह अधिनियम, ये 1954 में। 1954 में विशेष विवाह। फिर है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ये 1976 में। ये सारे अधिकार अधिनियम बने। ये इसलिए बने कि हिंदू विवाह में विवाह विच्छेद तलाक देने का अधिकार सिर्फ पुरुषों का था, स्त्रियों को नहीं था। अस्पृश्यता कांड, यानी छुआछूत करेगा उनको दंडित किया जाएगा। विशेष विवाह अधिनियम, यानी विधवा भी विवाह कर सकती है। हिंदू उत्तराधिकार में ये बात थी कि बच्चों कि कोई भी हिंदू विवाह में स्त्री दोबारा विधवा विवाह नहीं कर सकती थी। ये सब बातें सामने आई। इसके बाद जाति व्यवस्था का क्या भविष्य रहा, यानी भविष्य में क्या है जाति व्यवस्था, तो ये तो निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि भविष्य में जाति व्यवस्था का भारत में क्या रूप होगा। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि ज्यों ज्यों भारतीय समाज में मूलभूत परिवर्तन की प्रक्रिया का अभाव अधिक होता जाएगा, त्यों त्यों भारत की जाति व्यवस्था नींव दुर्बल पड़ती जाएगी। यानी जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे जाति व्यवस्था में और भी परिवर्तन होते जाएंगे। तो वर्ण एवं जाति संबंध का परिवर्तन दृष्टिकोण, यानी क्या दृष्टिकोण है जो जाति व्यवस्था के लिए ये दृष्टिकोण बने हैं कि जाति व्यवस्था एक प्रमुख भारतीय संस्था है। हिंदुओं के सामाजिक स्तर पर सर्व प्रमुख आधार जाति को ही माना जाता था। जाति व्यवस्था के इतिहास पर दृष्टिपात करने में यह स्पष्ट होता है कि जाति की उत्पत्ति में वास्तविक आधार को समझना आसान नहीं है। जाति के उद्गम के कुछ सिद्धांतों को बिल्कुल ही हास्यास्पद है, लेकिन जिन सिद्धांतों को बहुत चालाकी एवं वैज्ञानिक आधारों पर रखा है वे भी जाति के उद्गम के यथार्थ आधार को स्पष्ट करने में असफल ही रहते हैं। फिर भी लोग स्वीकार करते हैं कि जाति की उत्पत्ति में वर्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। हिंदुओं के प्रमुख धर्म ग्रंथों में जाति का संबंध वर्ण के साथ जोड़ा गया है, जैसे वेद, उपनिषद, गीता, भगवद गीता, महाभारत, स्मृतियां आदि अनेक धर्म ग्रंथों ने जाति की उत्पत्ति का आधार किसी न किसी रूप में वर्ण व्यवस्था को माना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये वृहदारण्यक उपनिषद में वर्ण की उत्पत्ति में व्याख्या की गई है कि जाति जैसे किसी शब्द का उल्लेख इसमें नहीं दिखाई देगा। वस्तुतः महाभारत एवं भगवद गीता में विभिन्न जातियों की उत्पत्ति की व्याख्या वर्ण संरचनात्मक आधार पर पहली बार दिखाई देती है। महाभारत एवं गीता में वर्ण विभाजन का आधार जन्म न मानकर कर्म माना गया है।
गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि चारों वर्णों का निर्माण मैंने उसके गुण एवं कर्म के आधार पर किया है। इससे यह जाना जा सकता है कि वर्ण की उत्पत्ति गुण एवं कर्म के आधार पर हुई है, परंतु बाद में आगे चलकर लोगों के गुण एवं कर्म अलग हो गए और ऐसे लोगों को ही अपने वर्ण में एक नए समूह के रूप में रखा गया। अतः ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जातियों के समान कुछ समूहों का महाभारत काल में अंत कर चुका है। जाति की उत्पत्ति में औपचारिकता उल्लेख सर्वप्रथम मनु स्मृति में माना जाता है। मनु ने लिखा है कि समस्त वर्णों में समान वर्ण वाली अक्षत योनि जिसका अन्य पुरुषों से संसर्ग की हुई हो तो वो पत्नी से उन्मूल क्रम में उत्पन्न होगी। ऐसे ही लेकिन वर्तमान व्यवस्था में ऐसे ही मनु के ने अलग अलग बात उनकी बात माता पिता जाति और संतान उसी जाति की समझनी चाहिए जिससे वो बच्चा पैदा हुआ है, जिस जाति में माता पिता हो। इस प्रकार मनु का मानना है कि जातियों की उत्पत्ति वर्णों में प्रतिलोम विवाह और वर्ण संरक्षण के आधार पर हुई। इस प्रकार से हम अभी का देखें, लेकिन वर्तमान जाति व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का महत्व समाप्त प्राय माना जाता है। समय के साथ साथ एवं जातिगत गतिशीलता की प्रकृति के कारण जाति व्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों के कारण जाति व्यवस्था अपने मूल स्वरूप को नहीं रख पाई। फलस्वरूप वर्तमान जातिगत व्यवस्था में वर्ण का आधिपत्य लगभग समाप्त हो चुका है। तो इस कारण जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण पहले जाति व्यवस्था बहुत ही ऊंच नीच की भावना बहुत थी, लेकिन अब वर्तमान में देखें तो पाश्चात्य दर्शन, औद्योगिकरण, शिक्षा का प्रचार, संयुक्त परिवार का विघटन, प्रजातांत्रिक आदर्श, स्वतंत्रता के आंदोलन का प्रभाव, स्त्रियों में उन्नति और सामाजिक अधिनियम के कारण जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण बने। ठीक है बच्चों, बाय।